अध्याय 19 अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीज़ों को साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्रवाई योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एनालिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने में क्या खतरा हो सकता है। क्यूरेस हाजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उन्होंने मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एक इंजेक्शन एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों बाद जब कैलरस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लेरेस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ हुई। 1931 में हर सर्जरी से जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लेरेस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी और अगर उनसे पूछा गया होता तो वे भी नहीं देते। यह मसला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सम्मति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। डॉक्टर केटस ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस दर्शनशास्त्र के बारे में लिखा। डॉक्टरों को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे और वह भी अपने प्राधिकार में इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना। यह धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, यह कभी भी औषधि के लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं था। यह दो बिंदुओं की एक धारणा थी। एक, हर मरीज अच्छा होना चाहता है। दो, उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीज की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है, लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने में मरीजों का इलाज करने की ओर रुख हो चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीजों को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे और एक अन्य कारण केटेस प्रभावशाली किताब, जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते थे, इसलिए उनके विचार को ध्यान में रखना आवश्यक है। केटेस ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि आप अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नियत और सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। वह आखिर पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा पेशा है जो इसके समान है? वित्तीय सलाह मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट के क्लेरेस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे सहयोगानुपात को समझते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है, तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है, इस बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं, तब भी अगर आप लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकाल लें उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए।
इसे ध्यान में रखकर आइए ऐसी छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो आपको अपने धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं। सब अच्छा होने पर विनम्रता और ख़राब होने पर क्षमा, दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपकी ऐसी चीज़ें ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर है, और संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर किया जाता है, ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीज़ें या विकल्प हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे कितने ऐश करते हैं, आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की ज़रूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वह सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वारा बजाय हॉर्स पावर और क्रोम की। वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे आगे बढ़ने का, उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हों। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वह जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए क्या काम करता है।